एक ही पॉलिटिकल पार्टी जिसको आपत्ति है जब कांग्रेस कहती है कि नफरत की भाषा नहीं होनी चाहिए, और वो है भाजपा। आज भी मैं कह रहा हूं, अगर ये सरकार दोबारा आती है, गलती से आएगी नहीं लेकिन आती है, इस बात को याद रखो, ये वो काले कानून ले आएगी। अगर 10 साल में इन्होंने इतना काम किया होता, इतना अच्छा काम किया होता किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, युवा के लिए, सेना के लोगों के लिए, तो फिर आज माननीय प्रधानमंत्री को 3M मच्छी, मंगलसूत्र और मुसलमान पे क्यों आना? धर्म के लोगों के बीच में इन्होंने दीवारें लगाने का काम किया है। क्या सिख भाई बहनों को खालिस्तानी कहना ये ठीक है? क्या उनको गुंडा या मवाली कहना, जैसा मीनाक्षी लेखी जी ने कहा था, वो ठीक है? जितनी शहादत पंजाब के लोगों ने दी इस देश के लिए, उनके पावन शरीर आते तिरंगा में लिपट के, उनको आप बार बार कहते हो खालिस्तान की यहाँ साजिश चल रही है, खालिस्तान बन रहा है। अरविंद केजरीवाल को NIA इन्वेस्टिगेट करेगी, किस तरह की षड्यंत्र चल रही है? केजरीवाल जी से आपके 100 डिफरेंसेस हो सकते हैं, मैं उनकी कई चीज़ों को मैं पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन क्या वो देशद्रोही है? क्या वो देश को तोड़ना चाहते हैं? और क्या NIA ये अफसरों को ये शोभा देता है इस तरह की काम करना? 400 पार का नारा कहाँ पर जाकर टिकेगा? ऑपोजिशन तो अपना राग अलाप रही है, लेकिन बीजेपी लगातार उस नारे पर अडिग है कि हम तो सरकार बनाकर रहे हैं। ये अपना ही आंकड़ा लगाते, अपनी ही बातें करते, ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। कहने को कुछ भी कहते, करने में और करनी में बहुत फर्क है इनके। अगर प्रधानमंत्री जी तीसरे फेज के बाद कह रहे कि देश के 2 बड़े उद्योगपति विपक्ष के एक बड़े नेता को ट्रक भरते कैश दे रहे, तो आप प्रधानमंत्री हो, आपका कर्तव्य केस फाइल करना। केस फाइल करना तो बहुत दूर की बात है, आप कह रहे कैश ट्रक में जा रहा है, तो आपने नोटबंदी क्यों की? बीजेपी का 400 पार का नारा, बीजेपी बार बार इस नारे को दोहरा रही है। उसके बाद इसमें कुछ चेंजेस भी हुए हैं जो ऑपोजिशन की तरफ से बार बार उभारा जा रहा है, और ऑपोजिशन कह रहा है कि जैसे जैसे चुनाव का दौर आगे बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर अब स्थितियां जो हैं सत्ताधारी दल में बदलती जा रही हैं। ऑपोजिशन का एजेंडा जो है वो थोड़ा ऊपर आ रहा है, ऐसा जो है वो कैलकुलेशन ऑपोजिशन की तरफ से दिया जा रहा है, विरोधी पक्ष की तरफ से दिया जा रहा है। और क्या पूरे देश का कैलकुलेशन बैठ रहा है, किसको 400 पार की सीटें मिलेंगी, किसको 100 पार की सीटें मिलेंगी, ये सारी बातें करेंगे हम। हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला जी, स्वागत है आप। थैंक यू, नमस्कार, सत श्री अकाल जी, कैसे हैं आप? जी, सबसे पहले ये बताइए कि ये 400 पार का नारा कहाँ पर जाकर टिकेगा? ऑपोजिशन तो अपना राग अलाप रही है, लेकिन बीजेपी लगातार उस नारे पर अडिग है कि हम तो सरकार बनाकर रहेंगे। तो देखिए, इसमें 2 चीज़ है, 400 पार हो ही नहीं रहा भाजपा का। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जानते इस पर डिबेट नहीं होगा, ये जानते कि ये गोल पोस्ट चेंज कर देंगे। सवाल ये क्या भाजपा सरकार दोबारा बना रही है, और 400 पार तो बहुत दूर की बात है। कहाँ से 400 पार मिल रहे? कितने सीट मिल रहे पंजाब में? जितने माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस थे 0। कितने मिल रहे केरल में? जितने माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस थे 0। कितने मिल रहे तमिलनाडु में? 0। कितने मिल रहे आंध्र प्रदेश में? 0। तो ये सीटें इनकी आ कहाँ रह से रही है? ये अपना ही आंकड़ा लगाते, अपनी ही बातें करते, ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। कहने को कुछ भी कहते, करने में और करनी में बहुत फर्क है इनके। लेकिन नौकरियों की बात कांग्रेस के कैंपेन में उभर रही है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस ने पूरा कैंपेन चला रखा है, एक गाना भी चला रखा है, ठीक है, लेकिन ये गाना क्या आम लोगों में पहुंच रहा है? हम आम लोगों में पहुंच रहे हैं, लेकिन ये गाना आम लोगों तक उतना नहीं पहुंच पा रहा। ऑपोजिशन में क्या इसको लेकर थोड़ी सी ज़ील जो है, जो एक ललक होनी चाहिए, वो ग्राउंड पे दिख नहीं रही? नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये जो चुनाव है, ये है हम भारत के लोग वर्सेस भाजपा की सरकार, क्योंकि भारत के लोग त्रस्त हो चुके हैं इस सरकार से। मौजूदा हुकूमत से वो पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं रखते। जिस तरह के हालात हो गए, जिस तरह के इन्होंने सभी सूबों के बीच में लड़ाई लगाई है, जिस तरह से अलग अलग धर्म के लोगों के बीच में इन्होंने दीवारें
लगाने का काम किया है, तो भारत के लोग इनसे त्रस्त है। महंगाई है, बेरोज़गारी है। जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी वाड्रा जी मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं खास करके कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। ज़मीन पे उतरे, हर जगह कैंपेन कर रहे, हर जगह दिख रहे। लेकिन इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ आपकी कि कांग्रेस का जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, ये मजबूत नहीं है। ये जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, इसमें काम करने की आवश्यकता है। इसको मैं कंसीड करता हूँ। ये कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की कोई स्ट्रैटेजी नहीं। बेचारे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जी मेहनत कर रहे हैं, बस अपने वो ये लगे हुए हैं, और उनका मेहनत लेकिन रंग लाएगा। ये कम्युनिकेशन जो है ग्राउंड लेवल पे क्या अमेठी रायबरेली में पहुंच रहा है, क्योंकि वहाँ तो गांधी परिवार की साख जो है वो दांव पर लगी हुई। तो रायबरेली तो कांग्रेस जीत ही रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सवाल है अमेठी का। अमेठी में मैं मानता हूँ कि जो मौजूदा वर्तमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वे हार रही है, और बहुत ही अच्छा कैंडिडेट कांग्रेस ने दिया है। कम से कम 50,000 से 70,000 वोटों से वे जीत रहे हैं। मैनिफेस्टो को लेकर जो बीजेपी बार बार उभार रही है, हम बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं, सिख चेहरा हैं उनके, आरपी सिंह जी, उनसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने फ़ौरन कांग्रेस का मैनिफेस्टो निकाल लिया, पॉइंट आउट करके सब कुछ उन्होंने रखा हुआ था कि कांग्रेस जो है वो माइनॉरिटी के नाम पर छल कर रही है। तो माइनॉरिटी कौन होता है? माइनॉरिटी सिख होते, माइनॉरिटी जैन होते, माइनॉरिटी दलित होते, माइनॉरिटी एससी होते, माइनॉरिटी एसटी होते, माइनॉरिटी सेक्सुअल माइनॉरिटी भी होते, जो LGBTQ कम्युनिटी होती है, माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी होती, जो एक पंजाबी बंदा अगर दिल्ली में आए, उसको हिंदी बात करना नहीं आए, उससे पंजाबी में बोल सकता है, वो भी तो एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है। तो माइनॉरिटी इसे कहते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि एक व्यक्ति जो पंजाब से दिल्ली में है, अगर उसे हिंदी बोलना नहीं आता, तो भाषा के आधार पर उससे कोई भेदभाव नहीं होगा। तो इसमें गलत क्या है? इनको क्यों लगता है कि हर एक व्यक्ति से, क्या सिख भाई बहनों को खालिस्तानी कहना ये ठीक है? क्या उनको गुंडा या मवाली कहना, जैसा मीनाक्षी लेखी जी ने कहा था, वो ठीक है? जब ये कहते कि इस तरह के भाषा का प्रयोग नहीं होगा, नफरत की भाषा नहीं होगी, एक ही पॉलिटिकल पार्टी जिसको आपत्ति है जब कांग्रेस कहती है कि नफरत की भाषा नहीं होनी चाहिए, और वो है भाजपा। क्यों उनको इससे आपत्ति है और किसी को आपत्ति नहीं? अगर मैंने आपको कहा कि भाई हम बात कर सकते हैं, हम वार्तालाप कर सकते हैं, नफरत से बात नहीं करेंगे, तो आपको आपत्ति होगी? किसी भी एक लॉजिकल व्यक्ति को इससे आपत्ति नहीं होगी। सिर्फ भाजपा और उनके समर्थकों, उनके प्रवक्ताओं को आपत्ति होती है। भाई नफरत से आपको क्यों इतनी मोहब्बत है? मेरी समझ में नहीं आता। क्या कह रहे कि नफरत की भाषा ना हो, लड़ाई ना हो, एक सूबे दूसरे सूबे से ना लड़े, एक भाई दूसरे भाई से ना लड़े, इससे भाजपा को आपत्ति क्यों है? लेकिन प्रधानमंत्री या फिर उनकी टीम या बीजेपी के जितने भी लोग हैं वो यही कहते हैं, आप सिखों की बात कर रहे थे, बीजेपी का जो है पंजाब और सिक्खी के लिए वो हमेशा जो है वो साथ चलते हैं, बहुत प्यार है उनका सिक्खी के साथ, बहुत वो करते हैं। तो जिस तरह से काले कानून लाए, तब भाई बहनों को साथ में क्यों नहीं लिया? जो हमारे किसान शहीद हुए, 700 से अधिक किसान शहीद हुए किसान आंदोलन में, उनका नाम आज तक क्यों उन्होंने नहीं लिया? क्यों ये कहा कि उनका डेटा नहीं है? आज भी मैं कह रहा हूँ, अगर ये सरकार दोबारा आती है, गलती से आएगी नहीं लेकिन आती है, इस बात को याद रखो, ये वो काले कानून ले आएंगे। ये ले आएंगे, क्यों नहीं लाएंगे? लेकिन वो तो वापस हो चुके हैं ना सांसद। वापस इनकी तो बहुमत है। जब ये कह रहे कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया, हम इस पे भी सोचेंगे, तो इस पे भी वो इस पे क्यों नहीं करेंगे? क्यों काले कानून वापस नहीं लाएंगे? बहुमत को लेकर इतना डर क्यों है ऑपोजिशन? इनकी बीजेपी के बहुमत, इनकी बहुमत नहीं आ रही है। ये इनको लग रहा है इनकी बहुमत आ रही, कोई डर नहीं है, इनकी कोई बहुमत नहीं आ रही है। लेकिन एक सवाल है कि अगर 10 साल में इन्होंने इतना काम किया होता, इतना अच्छा काम किया होता, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, युवा के लिए, सेना के लोगों के लिए, तो फिर आज माननीय प्रधानमंत्री को 3M मच्छी, मंगलसूत्र और मुसलमान पे क्यों आना पड़ता? आप बताइए। आप ये बताते, माननीय प्रधानमंत्री बताते कि 10 साल में मैंने ये काम किए, 10 साल में आगे में ये काम, आगे 5 साल में ये काम मैं करने जा रहा हूँ, और आपके यूपीए के 10 साल में ये काम नहीं हुए थे, वो इस पे बात करते। जब देखो तो मच्छी, मुसलमान, मंगलसूत्र, मच्छी, मुसलमान, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र महिलाओं के तब चले गए जब कोविड की आपदा हमारे पर आई थी। ऑक्सीजन पे GST लिया है सरकार ने, ऑक्सीजन पे। महिलाओं के मंगलसूत्र आज गिरवी रखे जा रहे हैं जब नौकरियां नहीं है। बेरोजगारी के कारण करीबन लाख
युवाओं ने आत्महत्या की, एनसीआरबी की डेटा बता रही है। 2 लाख से अधिक भारतीयों ने अपना पासपोर्ट छोड़ दिया, तो कई लाख भारतीय जा रहे विदेश, सारे छोड़कर। रशिया और यूक्रेन में जहाँ पर सेना में भर्ती होना है, जहाँ पर युद्ध, रशिया और इजराइल में जहाँ पर सेना में भर्ती चल रही है, जो दोनों मुल्क युद्ध लड़ रहे हैं, वहाँ पे भर्ती होने को जा रहे हैं। यहाँ पे भर्ती बंद कर दी है सेना की, अग्निवीर शुरू किए, वहाँ पे हमारी नौजवान जा रहे हैं। ये हाल है, ये आलम है। अग्निवीर स्कीम, आर्मी के लोग कह रहे हैं हमें पता नहीं। और जब देखिए मैं बहुत चीज़ों से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, लेकिन जब देखो तो खालिस्तान हो रहा है। अब हम अरविंद केजरीवाल जी का इन्वेस्टिगेशन एनआईए से करेंगे। ये जितनी शहादत पंजाब के लोगों ने दी इस देश के लिए, उनके पावन शरीर आते तिरंगा में लिपट के, उनको आप बार बार कहते हो खालिस्तान की यहाँ साजिश चल रही है, खालिस्तान बन रहा है। अरविंद केजरीवाल को एनआईए इन्वेस्टिगेट करेगी। किस तरह की षड्यंत्र चल रही है, ये क्या हो रहा है इस देश में? तो इसके खिलाफ लोग नाराज़ हैं। लोगों में नाराज़गी आप कह रहे हैं या फिर ऑपोजिशन कहता है, आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे कहते हैं, लेकिन वो नाराज़गी जो है वो जनता में जब हम घूम रहे हैं उस हिसाब से नाराज़गी वैसी नहीं दिख रही है। ऐसा क्यों? देखिए ऐसा है कि ये तो मैं मानता हूँ आप जनता के बीच में घूमते हैं, लेकिन आप 2004 में जाइए, तब भी लोग यही कहते थे कि इंडिया शाइनिंग हो रहा है, भारत चमक रहा है, लोगों के बीच में नाराज़गी नहीं है। भारत की आवाम, इस महान मुल्क की आवाम, इसके लाठी में आवाज़ नहीं होती, ये इनको भगाने वाली है। इन्होंने ये तय कर दिया है, इसीलिए भाजपा डरी हुई है। पहले जो 2 फेज़ हुए, आज तो चौथा फेज़ चल रहा है, पहले जो 2 फेज़ हुए फिर तीसरा फेज़, इसमें भाजपा पूरी तरह से वाइप आउट हो गई। इसके पहले आप देखिए, जब चुनाव शुरू, उसके पहले माननीय प्रधानमंत्री अच्छी स्पीचेस दे रहे थे, मैं इसको मानता हूँ, अच्छी बात कर रहे थे, विकास की बात कर रहे थे। ऐसा क्या हो गया कि पहले फेज़ के बाद घुसपैठी पे आ गए प्रधानमंत्री जी? और ये सवाल तो माननीय प्रधानमंत्री से किसी ने पूछा ही नहीं कि भाई 10 साल के बाद अगर इस मुल्क में घुसपैठी है तो प्रधानमंत्री तो आप है, आपने क्या किया? आप अपना त्यागपत्र भेजिए राष्ट्रपति जी को और आके माफ़ी मांगिए। अगर प्रधानमंत्री जी तीसरे फेज़ के बाद कह रहे कि देश के 2 बड़े उद्योगपति विपक्ष के एक बड़े नेता को ट्रक भरते कैश दे रहे, तो आप प्रधानमंत्री हो, आपका कर्तव्य केस फाइल करना तो बहुत दूर की बात है। आप कह रहे कैश ट्रक में जा रहा है, तो आपने नोटबंदी क्यों की? नोटबंदी का क्या फ़ायदा हुआ? ये तो सवाल पूछे कोई प्रधानमंत्री जी से। प्रधानमंत्री खुद का ही बोले जा रहे हैं। सोचिए इस चीज़ को। लेकिन यहाँ पर ये बड़ा सवाल है कि कांग्रेस को या फिर इनके दल को, आप अभी आम आदमी पार्टी ने एक पोस्टर जारी किया, बीजेपीज़ पॉलिटिकल एंड गेम, उनके सारे सुपर हीरोज़ पार्टी के फेसेस थे। लेकिन बीजेपी से हमने सवाल पूछा, बीजेपी कह रही है तो इसमें इंडी गठजोड़ के लोग कहाँ पे हैं? सारी बीजेपी की एंड गेम अगर आप वाले करेंगे तो फिर बाकी दल क्या करेंगे? देखिए ये चुनाव इंडिया अलायंस लड़ रहा है, प्रधानमंत्री इंडिया अलायंस से आने वाले। जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट चुने जाएंगे वे अपना प्रधानमंत्री चुनेंगे, ये बात साफ है, ये बात तय है। अब ये चुनाव है भारत के लोग वर्सेस भाजपा। अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि ये क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, केजरीवाल जी क्या करेंगे, राहुल जी क्या करेंगे, फलाना क्या करेंगे, इन्होंने क्या करेंगे, शरद पवार जी क्या करेंगे, उद्धव ठाकरे जी, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, ये क्या होगा, कैसे होगा? मैं समझाता हूँ। इस वक्त आप जिस गाड़ी में हो वो गाड़ी हाईवे पे चल रही है, उसमें आग लग गई है। आप जब आपकी गाड़ी में आग लगती है, आप सोचोगे कि अगली गाड़ी कौन सी आएगी, मर्सिडीज़ आएगी कि कैब आएगी, ऊबर आएगी कि ओला आएगी? आप सोचते हो भाई मैं पहले गाड़ी से उतरो, अपनी जान बचाओ, इस गाड़ी से उतरो, अपनी जान बचाओ। गाड़ी आ जाएगी, गाड़ी नहीं आएगी, बस आएगी, आप उसमें बैठोगे, आप आपकी मंजिल पर पहुंच जाओगे। ये बहुत महान मुल्क है, लेकिन इस गाड़ी से उतरो, इस गाड़ी में आग लग गई है, ये सबको ले डूबेगी। कांग्रेस में जो कॉन्फिडेंस है कि यहाँ से, या केजरीवाल जी भी गिनवा रहे हैं कि यहाँ से सीटें घटने वाली हैं, बढ़ने वाली कहीं से बीजेपी की है नहीं, लेकिन बीजेपी के टिप्स पे है सारा डेटा। वो कह रहे हैं कि हम यहाँ से जीतेंगे, लेकिन क्या कांग्रेस का कैलकुलेशन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को लेकर भी था, राजस्थान को लेकर भी था, लेकिन वो सारा कैलकुलेशन तो अभी कुछ महीने पहले जिसको सेमीफाइनल कह रहे थे उसमें गड़बड़ा गया। तो कैलकुलेशन तो फिर वो कह रहे हैं कि हमारा ही सही है।
बीजेपी का कैलकुलेशन वेस्ट बंगाल में ख़राब हो गया, दिल्ली में ख़राब हो गया, तेलंगाना में ख़राब हो गया, कर्नाटका में ख़राब हो गया। आज भी भाजपा जो कह रही है वो सिर्फ जुमले दे रही है, इसलिए कि प्रधानमंत्री जी चाहते डिबेट 400 सीटों पर हो, ताकि ये ना हो कि 130 140, लेकिन इसका इनको नुकसान हुआ है। पब्लिक ये सोच रही है कि इनको इतनी सीटें देनी नहीं है। और देखिए जो चुनाव का जो टर्नआउट भी है, भाजपा के कार्यकर्ता बाहर ही नहीं आ रहे वोट कर रहे हैं। ठीक है, आपको सड़क पर दिखेंगे नेताओं के साथ, कौन आ रहे हैं इनके वोटर वोट करने? ये खुद जानते कि गलत करें। अच्छा, अगर ये इतना इनका इतनी ताकत थी, मैं महाराष्ट्र का उदाहरण देता हूँ। क्यों लिए जिनको इन्होंने भ्रष्ट कहा महाराष्ट्र के अंदर? जो व्यक्ति जहाँ से निकलता है, जिस पार्टी में उनको भ्रष्ट कहते हैं, जो परिवारवाद है यही कहते, उनको कांग्रेस में उनको वो भाजपा में शामिल करते। मैं तो हंसते हंसते टीवी पे कहता हूँ कि 2024 का चुनाव कांग्रेस राहुल गांधी वर्सेस कांग्रेस नरेंद्र मोदी ये लग रहा है। जो कांग्रेस का नेता, पंजाब से भी कांग्रेस के 1-2 नेता बाहर है, ले लिया उनको अंदर। अच्छा, हमने बात की थी बीजेपी के नेताजी से, आरपी सिंह से, कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन की बहुत चर्चा रहती है। तो कह रहे कैसी वॉशिंग मशीन, जितने भी लोग आते हैं सब पर सब केसेस चल रहे हैं, कोई ऐसा निपटारा नहीं हुआ, मैं वकील दे दूंगा, आप लड़ लीजिए, मैं फीस दे दूंगा, ऐसी कोई वॉशिंग मशीन नहीं। देखिए, विपक्ष के नेता उदाहरण लेते हैं संजय सिंह केजरीवाल जी, जब ईडी उनके वहाँ जाती इनको जेल में डालती। जो लोग इनके साथ जाते वो जेल में नहीं जाते, केस चालू रहता है, ये बात मैं मानता हूँ। वो तलवार रहती है कि आप जाओगे तो हम आपको जेल में डालेंगे। दूसरे कुछ केसेस बंद हुए, जैसे छगन भुजबल के केस में ईडी कोर्ट में कहती इनकी फाइल घूम गई। आप देखिए जिन लोगों पे इन्होंने आरोप लगाया, हेमंता बिस्वा शर्मा जी पे भाजपा ने आरोप लगाया जब वे कांग्रेस में थे, इन पे वाइट पेपर निकाला। आज जब ये भाजपा में आ जाते, ये अक्यूज से अप्रूवर बन जाते और मुख्यमंत्री बन जाते। केस बंद नहीं होता, तलवार लटकी रहेगी कि अगर दोबारा कांग्रेस में गए तो तलवार चलेगी। ये है, ये जो एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसके खिलाफ में हो। आज एनआईए की जांच एक सिटिंग मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ की रिकमेंडेशन एलजी दे रही। क्या ये सही है? गलत है? गलत है। वो केजरीवाल जी से आपके 100 डिफरेंसेस हो सकते हैं, मैं उनकी कई चीज़ों को मैं पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन क्या वो देशद्रोही है? क्या वो देश को तोड़ना चाहते? और क्या एनआईए ये अफसरों को ये शोभा देता है इस तरह का काम करना? हमारी वफादारी देश के संविधान के प्रति होनी चाहिए, और संविधान के पहले 4 शब्द है हम भारत के लोग। बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमें सबसे ऊपर स्थान दिया था, ना किसी प्रधानमंत्री जी को, ना किसी मुख्यमंत्री को, ना किसी विपक्ष के नेता को, ना किसी राष्ट्रपति को, ना किसी चीफ जस्टिस को। हम भारत के लोग ऊपर हैं, सबसे ऊपर हम भारत के लोग हैं। हमें छोड़कर आप 2 व्यक्ति जो भाजपा चला रहे उनके इशारों पर गलत काम कर रहे हो। ये इन आईएएस आईपीएस अफसरों को भी सोचना होगा कि ये क्या कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से जो नया एक उन्होंने चैलेंज, या फिर बीजेपी वाले कहते हैं शिगुफा, छोड़ा है कि प्रधानमंत्री बदले जा रहे हैं या उस पर फ़ौरन सफाई आ गई, ये जो आरोप लग रहे हैं, ये शिगुफा जैसा कि बीजेपी कह रही है, इससे आप क्या इससे ताल्लुक़? नहीं, प्रधानमंत्री, अगर मोदी जी को मेजॉरिटी मिलेगी, प्रधानमंत्री चेंज नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। ये कोई 75 का रूल उनको अप्लाई नहीं होगा, और ये बात अमित शाह जी ने भी कल क्लैरिफाई कर दी। बट बात ये है कि अब वो चेंज नहीं होंगे। एक तो इनकी मेजॉरिटी आ नहीं रही है, तो जो रूल बाकी को अप्लाई होता है मोदी जी को अप्लाई क्यों नहीं होता? यानी कि मोदी जी आज पार्टी से बड़े हैं। तो अगर मोदी जी पार्टी से बड़े हो तो फिर भाजपा पार्टी में डिफरेंस कैसी हुई? जिस चीज़ का आरोप भाजपा दूसरे दलों पे लगाती थी, आज वही भाजपा पे लागू होता है कि मोदी जी ही पार्टी से बड़े। भाजपा क्या कहती थी कि हम एक ऐसी पार्टी है जिनको कार्यकर्ता चलाते, बाकी पार्टियों में व्यक्तिगत टच होता है, पर्सनैलिटी ड्रिवन होती है। आज भाजपा भी पर्सनैलिटी ड्रिवन हो गई है। तो अगर वही करना है, वही परिवारवादों को जिनको आपने भ्रष्ट कहा, अशोक चौहान को, उनको आपको पार्टी में लेना है, तो फिर आप में और दूसरों पार्टी में डिफरेंस क्या? पार्टी का डिफरेंस है ही नहीं। आप सिर्फ मौका परस्त पार्टी हो, आप सिर्फ एक अपॉर्चुनिस्टिक पार्टी हो। जल्दी में कुछ बातें करते हैं, रैपिड फायर जिसको बोलते हैं। लेकिन हैम्पर क्या मिलेगा? हम बिना हैम्पर के रैपिड फायर करते ही नहीं है। हम पूरा वीडियो चलाएंगे। ठीक है। अच्छा, बात ये है कि सीटों पे बात करते हैं, 400 पार, और ऑपोजिशन में क्या 100 पार हो पाएंगी? बीजेपी 160
कांग्रेस 190। राहुल और प्रियंका जीतेंगे? 100%। प्रियंका लड़ नहीं रही। प्रियंका लड़ नहीं रही है, लेकिन वहाँ जोर तो पूरा लगा रही है। 100% अमेठी रायबरेली दोनों, और राहुल जी भी रायबरेली और वायनाड दोनों। लेकिन वायनाड को लेकर बीजेपी का दावा है कि वहाँ तो बिल्कुल हार माने बैठी है कांग्रेस, ऐसा नहीं हो पाए। 60% प्लस वोट मिलेगा राहुल गांधी जी को। सामने दोनों जो कैंडिडेट है, भाजपा के और लेफ्ट के, दोनों की जमानत जब्त होगी। चलो, ये तो परिवार की सीटें हो गई, लेकिन इसके अलावा क्या कांग्रेस उस हिसाब से स्कोर कर पाएगी? 44 के बाद 50 के आसपास इस बार तीसरी बार बढ़ पाएगी? 190 सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस। 190 सिंगल लार्जेस्ट, भाजपा 160। मैंने कहा आपको। केजरीवाल जी की एंड गेम, बीजेपी एंड गेम में अब पोस्टर जो है फिर अपडेट होकर आए। बिल्कुल होकर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया अलायंस का ही प्रधानमंत्री बनेगा, ये मैं आपको कह रहा हूँ, दावा करते हैं। धर्म विशेष की बात होती है, कहा जाता है कि बीजेपी से इनसिक्योरिटी को लेकर बात, लेकिन आप मतलब अच्छा खासा दिल्ली में काम कर रहे हैं, आपको तो कोई असुरक्षा नहीं? हाँ, क्योंकि देखिए इसमें दो चीज़ है। आप किसी धर्म विशेष यानी कि मुसलमानों की बात करते तो हम लेट्स टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। लेकिन ये बात में सच्चाई है कि माननीय प्रधानमंत्री ने मुसलमानों को इस चुनाव में लाया। मुसलमानों की बात करते, जब एक व्यक्ति 10 साल इस देश के प्रधानमंत्री रहे, 10 साल, मतलब ये दुनिया का सबसे महान मुल्क है। इससे ज़्यादा महान मुल्क आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस वतन ने आपको सब कुछ दिया है, आप प्रधानमंत्री 10 साल बने, उसके बाद भी आपको मुसलमानों को टारगेट करना पड़ता है। तो क्या बताता है ये? क्या मुसलमान हमारे नहीं है, अपने नहीं है? क्या वे हमारे नहीं है? ये तो देश हमारा है ना, ये सारे हमारे ही लोग हैं। सिख भी हमारे, जैन भी हमारे, हिंदू भी हमारे, ब्राह्मण भी हमारा है, दलित भी हमारा है, मुसलमान भी हमारा है। तो क्यों हम किसी को दुश्मन बनाएं? क्यों हम किसी के खिलाफ डर पैदा करें? क्यों हम किसी के दो भाइयों के बीच में हम दीवार बनाएं? ये क्यों? और क्या ये शोभा देता है उस व्यक्ति को जिसने सब कुछ हासिल कर दिया? मुझे प्रधानमंत्री कुछ चीज़ों में बहुत पसंद है, मैं जेन्युइनली करता हूँ। जब वे विदेश जाते, जिस तरह से वो भारत का प्रतिनिधि करते, मुझे बहुत पसंद है। जिस लहजे से बोलते, जिस स्टाइल से चलते, बड़े बड़े दुनिया भर के ग्लोबल नेताओं को मिलते हैं। और वो व्यक्ति यहाँ आकर ऐसी छोटी बातें, मछली, मुसलमान करना, क्या शोभा देता है? क्या मुसलमान हमारे नहीं है? क्या वो इस देश के नहीं है? क्या वो इस देश में उन दफन नहीं होते? 5 बार इस देश के पाक ज़मीन को क्या वो सजदा नहीं करते? आप उनको देशद्रोही कहते हो, उनके बारे में कहते हो। क्या ये शोभा देता है? बस मैं यहीं पर छोड़ता हूँ, ये शोभा नहीं देता। वो भी तो हमारे, सिख भी तो हमारे। कभी आपने कह दिया वहाँ खालिस्तानी चल रहे, कभी इनको आपने आतंकवादी कह दिया, कहीं आप किसी को नक्सलाइट कह दिया, कहीं आप किसी को अर्बन नक्सल कर दिया। और आप कहते मुझे इनसिक्योरिटी नहीं, मुझे हिंदू मुसलमान की नहीं है, लेकिन मुझे खान मार्केट गैंग कहते या नहीं कहते? तो ये चीज़ गलत है। ये गलत है, जो गलत है वे भी हमारे हैं, और मुसलमान भी हमारे, सिख भी हमारे। जो व्यक्ति, जो आदमी आदमी से प्यार करता है, औरत से नहीं, वो भी हमारा है। जो थर्ड जेंडर है वो भी हमारे है। सब हमारे हैं। ये हमारा देश है, ये देश हमारा है। इस देश के संविधान के पहले 4 शब्द है, हम भारत के लोग। इस देश में विविधता है, काहे हम किसी को दुश्मन बना रहे? शहजाद अभी आपके हैं? तो मेरा भाई है। हमारी बातचीत नहीं होती क्योंकि वो राजनीतिक है, बट है तो मेरे भाई ऑफ कोर्स, और हमेशा मैं उनको प्यार करूँगा। लेकिन हमारे कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से हम साथ में नहीं हैं। और शायद वो मेरा कोई पिछले जन्म का या पहले का कोई कर्म होगा जो मैं चुका रहा हूँ, तो उस कर्म का कर्ज मैं चुकाऊंगा। वो शायद कोई कर्म होगा जिसका कर्ज मैं चुका रहा हूँ, वो ठीक है, मैं उसको मानता हूँ, उसको मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन और उस दुख के साथ मैं जीता हूँ। लेकिन हाँ, हमारे डिफरेंसेस हैं और उस डिफरेंसेस को मैं मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ। उस डिफरेंसेस में ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया और मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो तहसीन पूनावाला, उन्होंने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में बताया अपना राजनीतिक कैलकुलेशन की लार्जेस्ट पार्टी कौन रहेगी और सबसे कम सीटें जो हैं किसकी आएंगी। कैमरामैन हरदीप सिंह के साथ श्रमित चौधरी,